चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम अशोक गहलोत आज से मिशन गुजरात पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। आज से 31 अक्टूबर तक वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चूंकि उनका ये दौरा है, वो कई क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जनसभाएं भी उनके प्रोग्राम का हिस्सा है। सुबह 9 बजे जयपुर से वो वडोदरा के लिए रवाना हुए। वडोदरा और सूरत में जनसभा को संबोधित करेंगे। बनासकांठा और साबरकांठा में भी गहलोत की जनसभा होगी। 31 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे वो वापस जयपुर आ जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, देखिए सीएम अशोक गहलोत की चूंकि नेबरिंग स्टेट है गुजरात, अच्छी खासी वहां पर फैन फॉलोइंग है और पिछले चुनावों में वो वहां पर अपने आप को साबित भी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन रहने वाले हैं वहां वो 4 दिन। बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत जो है वो गुजरात के लिए, कांग्रेस के लिए हमेशा से खास रहे हैं। क्योंकि देखिए गुजरात राजस्थान का पड़ोसी राज्य है भौगोलिक दृष्टि से भी, और इसके अलावा जातिगत अगर हम समीकरण देखें उसको मिला लीजिए, भौगोलिक दृष्टिगत से, खान पान के तरीके से राजस्थान और खास तौर पे जो राजस्थानी वहां पर रहते हैं गुजरात के अंदर, उसको मिलाने की वजह से गुजरात में राजस्थान के नेताओं को हमेशा जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार राजस्थान के 22 लोगों को नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से प्रभारी जो वहां के बनाए गए थे एआईसी महासचिव इंचार्ज, वो बनाए गए थे रघु शर्मा को। अब जब रघु शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं, सभी महासचिवों ने इस्तीफा दे दिया है, तो उस स्थिति में स्वप्निल अशोक गहलोत जो है वो वरिष्ठ पर्यवेक्षक रह जाते हैं। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। यही वजह है कि 4 दिन का उनका दौरा बनाया गया है। लगातार 4 दिन वो गुजरात में रहेंगे, वडोदरा रहेंगे, बनासकांठा रहेंगे, साबरकांठा रहेंगे। अलग अलग 4 उनकी पब्लिक मीटिंग है, जनसभाएं उनको संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और गुजरात में पूरी ताकत अब अशोक गहलोत ने झोंक दी है। और इसके बाद ये बताया जाता है कि ये दौरे के बाद में भी अशोक गहलोत का जो दौरा है वो बनेगा गुजरात का, क्योंकि गुजरात की भी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है। जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान किया नहीं है, तो ऐसे में और दौरे भी जो है वो गुजरात के अंदर अशोक गहलोत के होंगे, क्योंकि अब रघु शर्मा जब इस्तीफा दे चुके हैं तो पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर आ गई। और आपने बिल्कुल बात सही कही कि पिछले चुनावों में भी अशोक गहलोत ने अच्छी बढ़त गुजरात के अंदर दिलवाई थी। हालांकि तब वो प्रभारी थे, लेकिन अब जब प्रभारी इस्तीफा दे चुके हैं तो प्रभारी की भूमिका में वो रहेंगे। टिकट बंटवारे में भी उनका महत्वपूर्ण रोल रह सकता है। कुल मिलाकर जमीन से ज्यादा संगठन के लिहाज से ये दौरा ज्यादा महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सचिन, अब ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये भी है कि वहां पर वो बीच बीच में मीडिया से भी मुखातिब होंगे। हमारे ही स्टेट के कुछ बेरोजगार बच्चे गुजरात में धरने पर बैठे हुए हैं। ये एक अजीब सा सिनेरियो वहां पर उनके लिए क्रिएट होने वाला है। बिल्कुल ये बात सही है कि गुजरात के अंदर जिस तरह से बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने दिवाली भी पीसीसी जो गुजरात है उसके बाहर में बनाई, काली दिवाली उन्होंने बनाई। लेकिन इन तमाम तरह की चीजों को लेकर, क्योंकि अहमदाबाद में उनका कोई दौरा नहीं है और अहमदाबाद के अंदर ही बेरोजगार लोग हैं वो मौजूद हैं, सवाल जरूर उनसे होंगे। लेकिन अशोक गहलोत पहले भी साफ कर चुके हैं कि राजस्थान सरकार बेरोजगारों के लिए बहुत काम कर रही है। आप नजर बनाकर रखें सचिन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर चल रहा है। ऑनलाइन टेररिज्म पर भी मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें। सवाल है सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक है। यहां पर कल हमने राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की रोज बरोज की आपाधापी में कई महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं। इस पर हमने ध्यान दिलाने का और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। जैसे होमगार्ड और सिविल डिफेंस, नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती है। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ
लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिससे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएम मोदी के मानगढ़ दौरे पर मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, तैयारियों को अंतिम रूप देना है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दौरा वहां पर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उनके साथ रहेंगे। ऑडिटोरियम में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। 1 नवंबर को मानगढ़ में पीएम का दौरा प्रस्तावित है। देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार एक्टिव हैं। कल भी उन्होंने इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी और जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। आज भी दौरे की तैयारियों को लेकर वो मशक्कत करते नजर आएंगे। ऑडिटोरियम में बीजेपी पदाधिकारियों की आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से। जयेश, क्या जानकारी है? स्वप्निल, 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आने का कार्यक्रम है, जिसको लेकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित पूरे उदयपुर संभाग की जो भाजपा है वो एक्टिव मोड में आ गई है। और पीएम के दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी के तहत आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया आज डूंगरपुर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में दोनों ही बड़े नेता डूंगरपुर पहुंचेंगे और सिंधिया ऑडिटोरियम में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। साथ ही इस डूंगरपुर से लोगों को वहां तक ले जाने में और कार्यक्रम को सफल बनाने में उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी बांटेंगे। स्वप्न, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आएंगे। पीएम मोदी 110 साल पहले अंग्रेजी फौज के हमले में शहीद हुए सैकड़ों आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। माना जा रहा है पीएम रैली के जरिए राजस्थान, गुजरात और एमपी के आदिवासी मतदाताओं को संदेश देंगे। मानगढ़ धाम पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई इलाका नहीं, बल्कि सैकड़ों आदिवासियों का शहीदी स्थल है, जिसके साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। मानगढ़ रैली से आदिवासियों को संदेश। मानगढ़ की वो धरती है जहां 1913 में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उस हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए असंख्य लगभग 1500 जनजाति के लड़ाकाओं का बलिदान हुआ था। इतिहास के पन्नों ने जिनके साथ नाइंसाफी की, अब उस गौरव और पराक्रम की गाथा में नया अध्याय जोड़कर उसे चिरस्थायी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। 1 नवंबर को पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है कि देश की आजादी के लिए लड़े तमाम वो यशवंतन से जो वंचित रहे, ऐसे अनसंग हीरोज, उनके स्थानों को महिमा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसका इनिशिएटिव लिया था, इसकी शुरुआत की थी और अभी आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से कि उन तमाम योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। मानगढ़ एक ऐसी जगह पर है जहां एक तरफ गुजरात तो दूसरी ओर एमपी है। ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। माना जा रहा है कि मानगढ़ दौरे में पीएम 3 राज्यों के आदिवासी वोटरों को संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इस दौरे को आदिवासियों के सम्मान से जोड़ती है।
क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए उन चीजों का आकलन राजनीतिक चश्मे से होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है कि उन्होंने आदिवासियों के बीच में एक बड़े लंबे अरसे से और बहुत व्यवस्थित काम किया है। और इसलिए जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी हैं। मानगढ़ में इसी जगह पर 1913 में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। अंधाधुंध फायरिंग में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। हालांकि इन वीरों को इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अब पीएम आ रहे हैं तो अब सियासी निगाह से उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के राजनीतिक मायने को लेकर भी अटकलें हैं। राजस्थान में 95 लाख से ज्यादा आदिवासी आबादी है, तो राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए 25 सीट आरक्षित है, वही 3 सीट लोकसभा में भी रिजर्व है। बात गुजरात की करें तो यहां 16% आदिवासी आबादी है। गुजरात विधानसभा में 26 सीट जबकि लोकसभा की 4 सीट रिजर्व है। वहीं एमपी में विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर मानगढ़ में पीएम मोदी 3 राज्यों की 99 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधा संदेश देंगे। हालांकि एक सरकारी कार्यक्रम है और इस रैली में तीनों ही राज्यों के सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को न्योता भेजा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल सकता है। मानगढ़ धाम की एक पवित्रता है, एक इतिहास परक बातें हैं उसमें छुपी हुई, इसलिए उस जगह पर अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश के प्रधान सेवक आते हैं, तो एक तरह से उन शहीदों की शहादत को नमन भी होगा, उनके प्रति श्रद्धा भी होगी। इसको राजनीति और वोट से जोड़ना बेमानी बात है। बहरहाल आदिवासियों के निर्णायक वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सवाल 3 राज्यों की सरकार का नहीं बल्कि आदिवासियों में बीजेपी की आस्था का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद है कि इसे न केवल राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा बल्कि इतिहास भी इसके साथ इंसाफ करेगा और आदिवासियों का बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। देश की आंतरिक सुरक्षा पर चल रहे चिंतन शिविर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा, ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए, इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए एनडीआरएफ में है कौन भाई, एसडीआरएफ में है कौन? आप ही के सब साथी हैं, सुरक्षा बल के जवान ही हैं, लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। साथियों, अपराध वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी। पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे, यानी कर्तव्य परायणता में
कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। साथियों, हमें एक बात और समझनी होगी। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको मालूम होगा, मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2 एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं, उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने पीरियोडिकली बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकलन करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी में से ताकत बनेगी। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफआईआर रजिस्टर नहीं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।